नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, बिलावल भुट्टो जरदारी जो फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा है, यानी दस्तक दिया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट है वो इसे सिरे से खारिज करते हैं। हालांकि पाकिस्तान का अब कोई रोल नहीं रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी मौका भारत की सियासी जमातें देती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे सत्ता दल हो, दोनों ही इसके लिए बराबर के लिए जिम्मेदार हैं। कांग्रेस पर अगर आरोप लगता है तो वो सबूत मांगते हैं, बार बार सबूत मांगते हैं, और इस इशू को उन्होंने बहुत ही हाईलाइट किया। अगर हम सरकार की बात करें, सत्ता की बात करें, तो सत्ताधारियों ने भी इनको कॉन्फिडेंस में ना लेते हुए जितने भी स्टेट होल्डर्स थे उनको कॉन्फिडेंस में ना लिया, और शायद ये नाराजगी लोगों में थी और इसका मौका पाकिस्तान को मिल गया। चर्चा करेंगे। डॉक्टर राशिद चौधरी हैं, फायर ब्रांड लीडर, स्पोक्स पर्सन, आपका स्वागत है। अभिजीत जसरोटिया ठाकुर, अभिजीत जसरोटिया बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। अभिजीत जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मैं आप ही से करूंगा। मौका दिया तो उनको मौका मिला, और बार बार पहले भी उन्होंने इसको अपोज किया, डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन को। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को उन्होंने दस्तक दिया है, क्या कहेंगे? विनोद जी, देखिए, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उनका ये हिसाब है आज कश्मीर के संदर्भ में अगर आपसे बात करनी हो तो। रही बात जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्हें कितना ही ज्ञान पाकिस्तान और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का है ये भी आप भली भांति जानते हैं। सारी ज़िंदगी जो रहे ही फॉरेन और फॉरेन ही पड़े, आज आके अगर उनको बैकडोर एंट्री से वहाँ पर लीडर बनने का मौका मिल रहा है तो वो उनको लगता है कि पाकिस्तान की सियासत वो भी उसी तरह चमकाएं अपनी, जिस तरह से बाकी लीडर आज तक चमकाते रहे। लेकिन जिस किसी ने भी कश्मीर का राग लापने की कोशिश की या कश्मीर के नाम पर अपनी सियासी रोटियाँ सेकने की कोशिश की, उसका क्या हाल हुआ वो आप इतिहास में भली भांति जानते हैं। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जब डिलिमिटेशन कमीशन की बात करे या उनका कोई मंत्री या डिलिमिटेशन कमीशन की बात करे तो ये बड़ा हास्यास्पद हो जाता है, क्योंकि एक कंट्री जिसमें अभी तक जिसको बैक फुट से आर्मी चला रही है, अभी भी वहाँ पर मार्शल लॉ ही चल रहा है, आर्मी की मर्जी से वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनता है, आर्मी की मर्जी से सब कुछ चलता है, वो अगर हमें नसीहत देगा कि डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ क्या कर रही है और जमहूरियत क्या होती है, तो ये हम उनसे जो है ये बात बिल्कुल भी किसी भी को भी डाइजेस्ट नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि यहाँ पर जिस तरह का जमहूरियत निज़ाम 5 अगस्त 2019 के बाद जो रिटेन हुआ यहाँ पर, और जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ कर पंच, सरपंच और बीडीसी और डीडीसी में तो ऐतिहासिक वोट जो पड़े कश्मीर के अंदर, इसे देखकर पाकिस्तान बौखला चुका है। और आज जहां तक रही बात, आप बिलावल भुट्टो की बात कर रहे हैं, उनके पास आ जाके आज और कुछ भी लोगों को बताने के लिए नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी जब निकाली गई थी सत्ता से बाहर तो क्या उनके ऊपर आरोप लगे थे वो भली भांति जानते, किस तरह के घपले उन्होंने पाकिस्तान के अंदर किए, किस तरह से आवाम का पैसा लूटा उन्होंने। आज जब उनको फिर से बैकडोर से आज पाकिस्तान की आर्मी उन्हें सत्ता सौंप कर बैठ गई है तो उन्हें कुछ सवाल ये उठता है कि एमिकेबली हो जाता, विदाउट कंट्राडिक्शन ये सारी चीजें हो जाती तो पाकिस्तान को शायद मौका ना मिलता। और जिस तरीके से आपने 5 अगस्त 2019 को संवैधानिक बदलाव किया और जो कश्मीर को जेल बना दिया था, वो भी एक कारण था कि पाकिस्तान को पूरा मौका मिल जाता है। देखिए, जहाँ तक रही बात 5 अगस्त 2019 की, तो आप भी जानते हैं कि पूरी तरह से एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो कर कर दोनों हाउसेस में अगर चीज़ को पास कर कर, और मुझे लगता है इसके अंदर 138 करोड़ लोगों की भी राय है जिन्होंने इसके ऊपर एक स्टैंप लगाई थी। तो इसके बाद अगर कुछ पार्टियाँ अपने पॉलिटिकल गेन के लिए अपने देश का अगर नाम खराब करती हैं तो ऐसी पार्टीज़ के लिए तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इतिहास में भी अगर आप देखते हैं तो हमेशा ये ऐसी बात करते हैं जिसके कारण पाकिस्तान को एक मौका मिल जाता है। और मुझे लगता है जितना नाम जिस पार्टी का आप ले रहे हैं, जितना नाम कांग्रेस का पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लिया जाता उतना हमारी पार्लियामेंट में नहीं लिया जाता। तो इसका कारण कहीं ना कहीं रहता है ये मौका देते हैं दूसरे देशों को कि वो आके हमारे इन चीज़ों के ऊपर कटाक्ष करें। लेकिन खैर फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी कितनी ही बात वहां पर सुनी जाएगी। जो कंट्री आज खुद FATF की सैंक्शन के अंदर घोषित हो चुका है कि ये एक टेररिस्ट नेशन है, जिसके इमरान खान पहले वो कटोरा लेकर भीख मांग रहे थे, अब बिलावल भुट्टो और उनके पास आ चुका है वो कटोरा। अब इस कटोरे के अंदर कितनी भीख पड़ रही है, वो कश्मीर के नाम पर पड़ती थी, जो मिलना इनको बंद होगी 5 अगस्त 2019 के बाद। तो अब इनके पास सिवाय लोगों को भड़काने के लिए, इधर का ध्यान उधर करने के लिए कश्मीर के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि जिन लोगों को हमारे साथ आज खड़े होना चाहिए था वो भी कहीं ना कहीं मौका देते हैं पाकिस्तान को कि वो उन चीजों पे कटाक्ष करके और UNSC तक पहुंच सके। डॉक्टर राशिद, आपसे ये जानना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कांग्रेस का जिक्र ज्यादा होता है और जिस तरीके से सबूत मांगे जाते हैं, पाकिस्तान को पूरा अवसर मिलता है कि वो इस इशू को अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर ले जाए। देखिए, पाकिस्तान
जो है उसकी पार्लियामेंट में हिंदुस्तान का नाम लिया जाता है, कांग्रेस का और कांग्रेस का भी लिया जाता है, और हाल ही में हमने देखा और पहले भी देखा बीजेपी का तो बहुत अच्छे शब्दों में लिया जाता है। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्टेटमेंट्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में, उनके पहले जो चीज़ें, नवाज शरीफ का जी का और वो बिरयानी का मिलना और वो सब कुछ, वो तो बीजेपी का इसलिए ज़्यादा लिया जाता है। मैं आपको कारण बताता हूँ। कारण ये है कि जैसे यहाँ यूपी इलेक्शंस, बाकी इलेक्शंस में काफ़ी जगह देखा गया कि ये मैच फिक्सिंग ओवैसी साहब और बीजेपी के बीच में होती है, तो उससे काफ़ी चीज़ें जो है पॉलिटिकल आउटकम्स होते हैं। इसी तरह जब पाकिस्तान कुछ नाम लेता है इधर उधर के, या कुछ काम उनकी पार्लियामेंट में होती हैं, तो उसके आउटकम्स यहाँ होते हैं पॉलिटिकल। तो कहीं ना कहीं एक जो हार्डलाइनर सेगमेंट है, जिस आइडियोलॉजी पे पाकिस्तान बना है, आज उसकी कंटेम्प्रेरी, उसकी अपोजिट आइडियोलॉजी इस कंट्री में गवर्नमेंट में पावर में है। तो कहीं ना कहीं जिनका नाम किसका लें, क्या कहें, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाने, बट वो कंटेम्प्रेरी या जो आइडियोलॉजी मिलती है वो हमारे साथ नहीं, वो किसी और पार्टी के साथ मिलती है। और ये बात जो रीजनल पार्टीज कश्मीर में हैं उनके लिए भी दुरुस्त है कि उनके साथ किस तरह से है। हाँ, ये जो पाकिस्तान बार बार चिल्लाता है और हमारे इंटरनल मैटर्स में जो भी हो, अब 370 को बीजेपी ने जो प्रोसीजर था वो अडॉप्ट किया, नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो हमारे बीच में, हम उसको डिबेट कर सकते हैं, हम उस पर खड़े हैं, हम बात करने के लिए मुझे लगता है काफ़ी। पाकिस्तान एक वो जो इन्होंने कहा विजित जी ने, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसी तरह से हर बात को उठाना, हर बात को कहना, मुझे लगता है पाकिस्तान की आदत बन चुकी है। और इस आदत से जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो अभी 70 साल में अगर पाकिस्तान का नाम इंडियन पॉलिटिक्स से माइनस कर दिया जाए तो फिर कांग्रेस और जिसको हम एक इंक्लूसिव आइडियोलॉजी कहते हैं, उसके बगैर कोई राज करने वाला कोई पॉलिटिकल सिस्टम होगा नहीं। तो बीजेपी के सर्वाइवल के लिए पाकिस्तान का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने बड़ा संगीन आरोप लगाया कि मैच फिक्सिंग होती है, पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट वहां पे होती है, ओवैसी का भी आपने नाम लिया, उसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को इंडिया में मिलता है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, वो तो ऑब्वियसली होता है, उसमें तो कोई दो राय की बात नहीं। जब भी इलेक्शन होता है उसके आसपास कैसे कैसे स्टेटमेंट है वहां से यहाँ से ऐसे वैसे चलती हैं कि जिसमें कांग्रेस को कॉर्नर किया जाता है, कांग्रेस को एलिगेट किया जाता है, और वो कोई घड़ी छुपी बात नहीं, वो हिस्टोरिक फैक्ट है। क्योंकि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, दो जमातें जो थी आपस में कंट्राडिक्टरी थी, और फिर कंट्राडिक्शन के बाद वेस्ट बंगाल में और कराची में, सिंध जिसको सुबह बंगाल जिसको कहा जाता था तब, अर्स्टवाइल बंगाल पूरे का पूरा जब इकट्ठा था, इसमें इन्होंने इकट्ठी सरकारें चलाई, और मुद्दा और एजेंडा एक था कि भैया हम अलग अलग रहेंगे, हमें अल्टीमेटली इसको बांटना है, और आधी हम खाएंगे आधी तुम खाओ। मगर हमको एज ए पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिसने इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता सेनानी थे जो लोग, गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, इस चीज को सब्सक्राइब नहीं करते थे, उन्होंने इसको टूथ एंड नेल अपोज किया। तो आज वही आइडियोलॉजी जो है उसको फायदा होता है। जैसे कश्मीर में पीडीपी जब भी कुछ चिल्लाती थी, तिरंगे के उठाने वाला कोई हाथ नहीं रहेगा, तो तब भी हम महबूबा मुफ्ती को कहते थे तो तिरंगे के लिए जान हाजिर है, हजारों सर कटने को तैयार है। आप ऐसी बात भाषा, आप बदर भाषा यूज करेंगे तो बीजेपी वहां से कुछ और कहती थी, और फिर ये में एक रीजन जम्मू इधर बढ़ जाता था, कश्मीर उधर बढ़ जाता था। ये कहीं ना कहीं जो नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं ना, ये आपस में जब भी एक दूसरे को ऐसे वो करते हैं तो इसका पॉलिटिकल आउटकम होता है और दोनों को बेनिफिट हो, कहीं ना कहीं ये इंटीग्रेशन होता है, ये कंसंट्रेशन होता है, पॉलिटिकल जो आउटकम है वो बड़ा बेनिफिशियल रहता है अनफॉर्चुनेटली। बट लॉन्ग टर्म में फॉर्चुनेटली एंड आई एम प्राउड टू से वी आर नॉट पोजिशन कि हमको किसी भी तरह का, किसी भी आदमी के स्टेटमेंट का कोई भी फायदा हो सके। जी अभिजीत जी, इन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि देश के विभाजन के लिए, देश दो हिस्सों में बटा, उसके विभाजन के लिए हिंदू महासभा की विचारधारा जिम्मेदार थी। क्या आपको लगता है? देखिए, ऐसा है विनोद जी कि सबसे पहली बात तो हिंदू मुसलमान की बात इन्होंने शुरू किया। मेरे लिए कभी हिंदू मुसलमान की बात, हमारा जो है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी सेकुलर जमात तो आपको नज़र नहीं आएगी, जिन्होंने आज तक, इन्होंने तो सिर्फ खोखला एक ढोल पीटा है सेकुलरिज्म के नाम ऊपर। सेकुलरिज्म की असली परिभाषा तो हमारे भाजपा के दौर में आपको 2014 के बाद नज़र आएगी कि अगर 1 रुपया भी सेंटर से निकलता है तो वो सलमा बेगम के खाते में भी जाता है और ईटा देवी के भी खाते में जाता है। तो सेकुलरिज्म का पार्ट तो हमें वो पार्टी अगर आज पढ़ाएंगी जिनके कारण हिंदुस्तान पाकिस्तान का 2 देशों में बढ़ गया, उसके बाद बांग्लादेश भी बन गया, इन्होंने ये किया था सब कुछ, तो आज ये कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान के संदर्भ में जो बात करता हूँ, सबसे बड़ी बात यह आती है कि पाकिस्तान देखिए कैसे ब्लैकमेलिंग करता है। बिलावल भुट्टो जी
की अगर आप उसकी पूरी की पूरी स्टेटमेंट सुनते हैं तो उसमें वो कहीं ना कहीं फिर कहते हैं कि मुसलमानों को जो है उनको मार्जिनलाइज किया गया, उनके साथ जो है इस डिलिमिटेशन कमीशन ने बड़ा जो है नाजायज किया, गलत किया। मुझे सबसे पहले बात ये समझ नहीं आती कि मैं और सभी खासकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कैसे ठेकेदार बन सकता है मुसलमानों का। आप जहां कहीं भी देखो, जितना भी मुसलमानों के साथ अगर नाजायज हुआ, जितनी कत्लो गारत मुसलमानों की हुई है, उसके पीछे पूरी दुनिया के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको पाकिस्तान का हाथ नजर आएगा। आपके सामने अफगानिस्तान में जो हाल पाकिस्तान ने किया, कितने मुसलमान वहां पर मारे गए, तो किसके कारण मारे गए? पाकिस्तान उसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व था। इसी तरह से कश्मीर के अंदर जो कुछ भी हुआ, वहां से ये अपने भाड़े के टट्टू भेजकर किनको मरवाता है। आज मैक्सिमम अगर वहां पर किलिंग होती है तो किनकी होती है? तो पाकिस्तान के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के ऊपर, पाकिस्तान एक ऐसा भस्मासुर है मुसलमानों के लिए कि जहां जहां पर ये मुसलमानों के सिर पर हाथ रखता है वहां पर वो पूरा भस्मासुर वाला रोल निभाता है। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी चाहिए कि ये खासकर पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट एक आवाज बनकर आगे आए और ऐसी पार्टियों से सचेत रहें जिनके इतिहास में ही हिंदू मुसलमान किया गया था। हमारे लिए तो हिंदू मुसलमान हमारी दो आंखों की तरह हैं, हम वैसे ही समझते हैं, क्योंकि जब हम एक विशाल मुल्क की बात करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी जो है वो सर्वप्रथम देश की है। हमारे लिए सर्वप्रथम सियासत या सर्वप्रथम गांधी परिवार नहीं है, हमारे लिए सर्वप्रथम देश है, उसके बाद हमारी जो पार्टी आती है और लास्ट में अपना आप आता है। ऐसी आइडियोलॉजी की पार्टी के लिए सभी लोग इंक्लूसिव है इसके अंदर, और हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास में यकीन रखने वाली पार्टी है। इतिहास में जो गलती हुई है वो आपके सामने ही है। अभी डॉक्टर साहब ने अभी ये कहा कि ये मैच फिक्स रहता है। बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट में मुझे लगता है इसका बेनिफिट आपको मिलता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हमें किसी के बेनिफिट की जरूरत नहीं है ना, और हम बाकी पार्टियों की तरह कोई हमारे को चुनाव का टाइम या कोई ऐसी टाइम देखकर हम लोग चलते हैं। हमारे लिए तो 24/7 हम लोग हमेशा तत्पर और जमीनी स्तर पर काम करते हैं। किसी की स्टेटमेंटों से हमें क्या फर्क पड़ेगा? हम ही वो पार्टी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में घर में घुसकर उनको मारा है। उड़ी की स्ट्राइक ले लीजिए, बालाकोट की एयर स्ट्राइक के लिए तो दम चाहिए सब करने के लिए। हमें वहां से कोई स्टेटमेंट देते हैं तो स्टेटमेंट का मुंह तोड़ जवाब जो हम प्रैक्टिकली देकर दिखाते हैं। यहाँ नहीं, वो वाला समय नहीं है कि जब आपके साथ कुछ भी हो जाए तो आप अपनी आर्मियों के हाथ पीछे बांध देंगे, आप उन्हें कुछ नहीं करना, वो दौर अब चला जा चुका है। तो पाकिस्तान क्या स्टेटमेंट देता है, और स्टेटमेंट भी आप एक ऐसे इमेच्योर लीडर के मुंह से सुनते हैं जिसे शायद यूएनएससी की फुल फॉर्म नहीं आती होगी। ऐसे अगर नेता अगर कोई वहां पर करता है और पूरे के पूरे दुनिया के मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं ये पाकिस्तान के लोग, जबकि ये भली भांति जानते हैं कि जितना भी उत्पीड़न, जितनी भी कत्लो गारत, जितना भी जुल्मो सितम आज अगर उन पर हुआ है, इसका कहीं ना कहीं जो स्रोत है, जन्मदाता है, वो केवल और केवल ये षड्यंत्रकारी मुल्क है जिसका नाम ना पाकिस्तान है। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? इन्होंने संगीन आरोप पर भी लगाए हैं कि ये सबूत मांगते हैं। जब जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, सबसे ज़्यादा दुख पाकिस्तान के बजाय कहीं ना कहीं कांग्रेस को होता है। ये डिबेटेबल इशू है और इस पर डिबेट्स हुई, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेटअप है, आज भी होती हैं जिस हिसाब से। ये तो एक ऐसा विषय है जो हमारे बीच में डिस्कस होता है और इस पर एग्री एंड डिसएग्री किया जाता है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं नहीं समझता। और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे बीजेपी भी जब देश की बात आती है, पाकिस्तान की बात आती है, तो मुझे लगता नहीं कि किसी भी पार्टी में कोई फ़र्क है। अगर कोई समझता है कि मैं कहता हूँ देश की किसी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी में कि वो पार्टी कम पाकिस्तान के जो पॉइंट ऑफ व्यू से कम स्टैंड ले सकती है और ये ज़्यादा जैसे ले सकती है XYZ, दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। वो ऐसा है नहीं है। हमारी पॉलिटिक्स जो है उसका ओरिएंटेशन और हमारी फॉरेन पॉलिसी का ओरिएंटेशन और हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है, एक्सटर्नल डायमेंशन जो सिक्योरिटी की है, वो सारी पाकिस्तान को लेकर के यूनिफॉर्म है। सभी पार्टीज का मत, सभी पार्टीज का पॉइंट ऑफ व्यू जो है, जब देश की बात आती है, पाकिस्तान जो एज ए कंट्री जिसने हमेशा हमें डिस्टर्ब करने की, अनस्टेबलाइज करने की कोशिश की है, उसकी बात आती है। तो मुझे लगता है इतिहास में अगर यहाँ मेरे भाई ने उड़ी और बालाकोट को गिना, तो उससे पीछे अगर मैं गिनना चाहूँगा तो बहुत कुछ हो चुका और बहुत कुछ तगड़े तरीके से हो चुका और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। सो बट जहाँ तक इंटरनल डिबेट्स का सवाल है, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स, बीजेपी बिकॉज बीइंग इन पावर, वो उनको डिफेंड करना, उनको स्नब करना, उनको इससे निकलना उनकी ड्यूटी है। तो ड्यूटी है कि वो बचें सवाल करने से, और बचने की इंतहा फिर वो अलग अलग डिग्री होती है। वो यहाँ तक है कि प्रधानमंत्री जी को 8 साल में पहले कभी कोई जर्नलिस्ट जो है ना, वो क्वेश्चन नहीं कर पाया, पूछ पाया आर्केस्ट्रेटेड तरीके से। वो बहुत पहले भी होता था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नहीं आप अपना वो है, बट वो है। तो क्वेश्चन को बीजेपी ये शुरू से अवॉइड करती है। उनका अपना एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है
और हम क्वेश्चन करना इसलिए जरूरी अनिवार्य समझते हैं क्योंकि डेमोक्रेटिक देश के अंदर जब तक जो पार्टी सत्ता में है वो सुनेगी नहीं, उसको हम पूछेंगे नहीं, तब तक लोगों के मुद्दे कैसे उजागर करेंगे, तब तक बात कैसे होगी, तब तक कंट्री की डायरेक्शन कैसे तय होगी। तो ये ऑब्वियसली मुझे लगता है जितना गवर्नमेंट का रोल होता है, हमारा रोल यूपी 1-2 रही 10 साल, इतना ही इंपॉर्टेंट रोल बीजेपी का पोजीशन में था। और आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली बीजेपी रिकॉग्नाइज नहीं करती है, बट इसी वजह से वो पोजीशन को मुक्त कर भारत, अपोजिशन मुक्त भारत बनाना चाहती है, जो असंभव है, होगा नहीं। और वोट परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ देखिए तो इंपॉर्टेंट इन्होंने ये कही कि 2014 के बाद ही देश सेकुलर हुआ, सलमा बेगम और सीता देवी के अकाउंट में बराबर पैसे जाते हैं, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए, अगर कहते हैं इनकी ऐसी अप्रोच है तो बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है, बट करनी और कथनी में एक तो फर्क है। और दूसरी बात यह कि कुछ भी एक कंक्रीट सोशल सिक्योरिटी जो है, सोशल फैब्रिक जो कंट्री का है, उसको कोई भी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट जो है, कोई एक एक्ट, कोई एक रूल, कोई एक एक्ट, कोई एक अमेंडमेंट, कोई एक ऑर्डिनेंस, कोई किसी स्तर पे सब्सटेंशियल सिस्टम को बनाने के लिए, सेकुलरिज्म को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, वो स्टेप अभी तक कहीं भी दिखता नहीं। उसके अलावा डिबेट करने के लिए, कहने के लिए, अभिजीत जी कह रहे हैं तो वो कहते रहे, वो अच्छी बात है, कहें, बट ऐसा नहीं है। देश पहले से डे 1 से सेकुलर हमारी बुनियाद है, इस देश की नींव जो वो सेकुलरिज्म पे, इंक्लूसिवनेस पे, सबकी इक्वलिटी एंड इक्विटी पे है। अब उसको बीजेपी सर्टनली पिछले 8 साल में इधर उधर करना चाहती है, मगर वो हो नहीं पा रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ लोगों की मंशा ना करने की भी है, बट पॉलिटिकल आउटकम्स को देखते हुए फिक्सिंग करनी पड़ती है। केस को डिस्कस किया जाए या कुछ और सारे केस? देखिए, शाहबानू वाज एन एपिसोड, उसको अगर कहीं किसी ने किया तो फिर वही सुप्रीम कोर्ट जो आज जरूरत नहीं कर सकता किसी चीज को करने के लिए, बड़ी मुश्किल से कांपते 370 को इनलिस्ट करने की बात की है। तो शाहबानू को इसको तो बड़ी जल्दी उसने उनको जब रिवर्ट किया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से वो किया और दोबारा उन्होंने स्टक डाउन कर दिया। तो दोज वाज द डेज जब सीबीआई, जब ईडी, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या कोई भी इंस्टीट्यूशन पावरफुल था, आजाद था। आज ये देश का हाल है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिस्ट्री के अंदर, किसी भी देश की हिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं हुआ है कि 5 गवर्नर जो हैं चेंज करने पड़े, भाग गए। 3 तो भाग ही गए बेचारे, कभी इधर से नीति आयोग, अभी 10 दिन पहले नीति आयोग जैसे इंस्टीट्यूशन के, जिसको प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता था, उसके सीईओ ने बेचारे ने रिजाइन हाथ उठा के कि भाई ये पॉलिसियां नहीं चलती, आप कहते हो बन जा, ये भगवान की तरह क्रिएशन नहीं हो सकती, मैं जा रहा हूं, आप जिसको बनाना बनाओ। तो ये चीजें हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन जो है आज पावरफुल नहीं है। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने आरोप लगाया है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट एक्ट कर रही है, कल ही राष्ट्रद्रोह के मामले में जो स्टेटमेंट आया है, जो फैसला आया है, उससे पहले खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि कहीं ना कहीं सरकार ही जिम्मेदार रहती है पेंडेंसी के लिए। रुख कड़ा इख्तियार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो शायद अब पूरी तरह से फंक्शनल है, जो कोई जो चाहे बोल सकता है, जो कांग्रेस के टाइम पर नहीं था। डॉक्टर साहब ने कहा कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछ पाया 8 सालों में। पता नहीं इनके कौन से पत्रकार है, हमें तो कोई भी पत्रकार कुछ भी पूछे तो हम तो किसी सवाल से नहीं प्रेज करते, ना ही हमारे कोई नेता करते हैं प्रेज, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात, अगर आप बात करते हैं कोई चेंज होता है या गवर्नर चेंज होते हैं, तो ऐसी बात है कि यहाँ पर जो नौकरी है वो आपके टाइम की तरह परमानेंट नहीं है कि भाई आप ही के कोई रिश्तेदारों का कोई लगा हुआ तो जब तक आपकी सरकार चल रही है तब तक वो उस कुर्सी पे बैठा रहेगा। जहां पर कोई परफॉर्म करेगा तो अच्छा, नहीं परफॉर्म करेगा तो दूसरे को मौका दिया जाएगा, उसमें चेंज करने में क्या अर्थ है। अगर अच्छाई के लिए चेंज होती है तो जरूर होनी चाहिए बदलाव। अगर कुछ अच्छी डेवलपमेंट लेकर आता है, कोई उससे अच्छा आइडिया लेकर आता है, अच्छी तरह से देश को आगे लेकर चलता है, वो देश जो पिछले 2 साल से कोरोना से जूझ रहा है, अगर इसको आगे लेकर चलता है तो जरूर चेंज होनी चाहिए। चेंज से मुझे लगता नहीं किसी को कोई एतराज होना चाहिए। कांग्रेस के टाइम का क्या रहा क्या नहीं रहा, कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा अगर हम आज बयान करेंगे तो उसमें तो वक्त ही सारे का सारा उसी में चला जाएगा। हम जो आज डिबेट ले रहे हैं उसी पॉइंट के ऊपर लगता है कि मुझे हमें बात करने की जरूरत थी कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, जो कांग्रेस का फेवरेट मुल्क है, वो आज हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। मैं कांग्रेस को एक नसीहत भी देना चाहता हूं कि कांग्रेस भी एक अच्छी अपोजिशन की भूमिका निभाए, जिस तरह से हमारे माननीय लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निभाई थी कि इनके प्रधानमंत्री जो थे वो मजबूर हो गए कि यूनाइटेड नेशन में एक अपोजिशन का उन्होंने लीडर भेजा। कितनी बड़ी बात है। यहाँ से पता लगता है कि देश की बात कौन करता है, कौन कैसे कर सकता है। आप भी ऐसा बने, आप भी इस तरह से आगे में नहीं लेते, जो अपोजिशन के लोग, जहां पर अगर इनके सलमान खुर्शीद, मैं बार बार नाम लेता हूँ, ऐसे लोग जब पाकिस्तान के आगे गुहार लगाएंगे कि हमें बचा लीजिए, हमें ऐसा कर लीजिए, तो ऐसे अपोजिशन पे आप कैसे यकीन कर सकते हैं
चाहते हैं कि उनको हम यूनाइटेड नेशन में भेजें, वो आप हमारे ऊपर ही, हमारे ऊपर आप भरोसा कर सकते थे कि अगर अटल जी वहां पर गए हैं तो उन्होंने आके हिंदुस्तान की बात करनी है, इनका क्या पता इन्हें भेजें तो ये वहां पर जाके पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई और बात करना शुरू हो जाए। तो ये जो संशय इनके ऊपर है वो इसी कारण ये आता है कि इनके नेता यहाँ पर ऐसे अनाप शनाप बयान देना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण पाकिस्तान जैसे मुल्क को एक मौका मिल जाता है कि इतना बड़ा एक ऐतिहासिक काम हो गया, जो कि कहीं ना कहीं अगर आप भी, कांग्रेस भी चाहती थी किसी जमाने में कि ये चीज हो जाए, लेकिन आप कर नहीं पाए क्योंकि आपकी मंशा नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क नहीं रहता, हमने करके दिखा दिया। आज तो आपको खड़ा होना चाहिए, ना कि आप वहां पर बिलावल भुट्टो के खेमे में खड़े होकर वहां पर आप अपने ही देश को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे। ऐसा करना तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से कांग्रेस को शोभा देता है, क्योंकि आज हमने पाकिस्तान का वो हाल कर रखा। और मैं ये एग्जांपल आपके सामने देना चाहता हूं कि एक बार एक जगह पर वो चने बट रहे थे, गरम गरम चने दे रहे थे, तो वो लोगों को जब दिए जा रहे थे तो ऐसे करके एक इंसान ने हाथ आगे किया, तो जब यहां मिल गया तो ये वाला हाथ उसने पीछे करके दूसरा हाथ आगे कर लिया, तो आगे से गरम गरम चिमटा पड़ा और पीछे वाला कुत्ता खा गया। आज पाकिस्तान का वो हाल है। कश्मीर का राग लापते थे, आज अपना पीओजे के इनके खतरे में आ चुका है कि आज नहीं तो कल हिंदुस्तान ने इनसे ये भी वापस ले लेना है। तो इतना बड़ा अगर ऐतिहासिक काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी संगीन आरोप लगाया है कि कांग्रेस के लोगों को कैसे यूनाइटेड नेशन में भेजे, आपकी राष्ट्रभक्ति पर की वो बात 40 to 70 की है, 60 की नहीं है, 50 की नहीं है। दैट इज अनफॉर्चुनेट, पैथेटिक, अनप्लैंड है। मे बी इंटेंशन बेचारों को अच्छी हो, मगर इनको क्या कहा जाए कि मंशा का पता नहीं, बट एक्शन जो है ना वो देश को बहुत बड़ा नुकसान दे गए हैं, और वो नुकसान इर्रेपरेबल है। मुझे लगता है कि अभिजीत जी इसका जवाब देंगे, बहुत सारे आरोप लगेगा। अभिजीत जी, देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि इनका कहना कि स्ट्रेटेजिकल फोरम पे या वर्ल्ड फोरम पे आपने पाकिस्तान और चाइना को इकट्ठा कर दिया। मुझे बताएं सीपैक किसके टाइम पे बना पाकिस्तान और चाइना का, कौन उनको इकट्ठा करता रहा, ये आपको भले बांधते हिस्ट्री में आपको पता होगा इन सब बातों का। अब मैं बात करता हूँ पीओजे के, जो ये बोलते हैं जी हमने 1 इंच ज़मीन नहीं जाने दी। मैं आपको इतिहास की एक चीज़ कोट करता हूँ कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का 1947 के बाद युद्ध शुरू हो गया कश्मीर के ऊपर, जब हिंदुस्तान ट्रूप्स वहाँ पर आए, जब पाकिस्तान बारामूला तक पहुँच चुका था, उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। और आपको एक और बताता हूँ हिस्ट्री की एक और चीज़ कि 1949 के दौर की बात है, उस समय एस.के. सिन्हा जो यहाँ पर माननीय गवर्नर भी रहे हुए, ये उस समय बड़े यंग मेजर थे। और उस समय जब सीज फायर किया गया और नेहरू जी की तरफ से सीज फायर किया गया, तो एस.के. सिन्हा जी ने ये स्टेटमेंट दी हुई है, जम्मू यूनिवर्सिटी में उनका एक लेक्चर था, वो मैंने भी सुना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर नेहरू जी उस समय सीज फायर ना करते तो ये पीओजे के आज हमारे पास होता। जो पीओजे के रेफ्यूजी बेचारे इतने सालों से उत्पीड़ना सह रहे हैं, आज ना सह रहे होते, पीओजे के से इलेक्शन लड़ रहे होते, और ये देश वो जो पीओजे के है, ये हिंदुस्तान का आज एक अटूट अंग होता। इनकी इतिहास में जो उन्होंने गलतियां की हुई हैं, उन गलतियों के कारण, उन गलतियों, और ये मैंने एस.के. सिन्हा जी को तभी कोट किया यहाँ पर, उन्होंने कहा हुआ है एज ए गवर्नर, उन्होंने ये बात कही हुई है कि अगर ये गलती ना करते उस समय नेहरू जी, तो पीओजे के ऊपर आज जो इतनी बड़ा हमारे को एक फिर नए सिरे से सब कुछ करना पड़ रहा है, वो हमें ना करना पड़ता। तो देश की मातृभूमि का इनको कितनी चिंता थी। 1 इंच जमीन की बात करते हैं, नेहरू जी ने तो खुद ही कहा, नेहरू जी ने आप ही के पार्लियामेंट के अंदर, अगर आपको याद होगा, जब लाहौल स्पीति और ये अक्साई चिन और दूरू वैली की बात हुई थी, तो नेहरू जी ने क्या कहा था वो बताएं। ये रिकवरी का पूरा ये तो डॉक्यूमेंटेड है चीज, ऑन द फ्लोर नेहरू जी कहते हैं कि भाई वहां पर होता ही क्या है, पियाबान सा उजड़ा सा इलाका है, हम इसे क्या करेंगे, जाने तो ले जाता है चाइना। तो अरे अपने मातृभूमि की, अपने मातृभूमि आप मत भूलिए, देयर वाज नो इंडिया बिफोर द कांग्रेस इंडिया। सुनिए, ये इंडिपेंडेंस के बाद ये हिंदुस्तान की शक्ल बनी है। क्यों आपको सच्चाई सुनने से क्यों परहेज हो रहा है? सच्चाई नहीं, आप झूठ बोलने लगते तो मुझे इरिटेशन होने लगती है। अपनी इरिटेशन मेरे बोलने के बाद निकाल लीजिएगा ना जी। अभी तो मुझे अपनी बात कहने दीजिए, मुझे सच मैं बिना इरिटेशन के बड़े सहज भाव से आपको बात कह रहा हूं। अपने मातृभूमि की 1 इंच जमीन भी आप कैसे जाने दें? अगर आपकी जो माँ है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो आप क्या करेंगे? माँ को घर से बाहर निकाल देंगे। यानी कि आपका नेहरू जी का ये कटाक्ष करना कि वहां होता ही क्या है, तो जाने तो चाइना को लेने दो, तो ये बड़ी गलत स्टेटमेंट है। आपको देश की कितना प्यार था, इतिहास पहली बात तो ये, जितना भी मेरे भाई कह रहे हैं ना, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल डिफेंस है, उस हद तक ठीक है, इतिहास के साथ करेक्ट, हमारे आर्काइव्स के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। राहुल पर देयर इज नो प्रूफ, अगर कोई प्रूफ करे तो मैं बता सकता हूं। और सिन्हा साहब एक अपना तजर्बा एज ए यंग मेजर क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं आज इस लेवल पे पार्टी का या अभिजीत जी होम मिनिस्टर का अगर कोई चीज उस लेवल की समझना चाहिए तो वो नहीं समझ में आएगी, अमित शाह जी की समझ मुझे नहीं आएगी, इनको नहीं आएगी, वो नहीं को आ सकती। तो ये बड़ी चीज़ होती है, देश बहुत बड़ा है। मेरा अपना मानना यह है कि जब पाकिस्तान या देश की 1 इंच भूमि की बात आती है, वहाँ बीजेपी, कांग्रेस, जितनी देश की मेन स्ट्रीम पार्टी हैं, वो सभी
शाना बाशाना खड़ी होती हैं और खड़ी रही और खड़ी होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो हम बड़ी बेमान किस्म के, नीच किस्म की सियासत में इंडल्ज कर जाते हैं। नेशन इज अबव एवरीवन एंड एवरी पॉलिटिक्स। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अभिजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।